अवंतीपुर राज्य का परिपालन गोपाल वर्मा नामक एक राजा करता था। उनका अवंतिका नामक एक सुंदर पत्नी थी। उन दोनों के शादी के कई साल बाद प्रणीत और प्रवीण नामक जुड़वे पैदा होते हैं और इसीलिए वो दोनों उनके बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। प्रणीत और प्रवीण जुड़वे होने के कारण उनके खुद के माता पिता को पता नहीं चलता था कि कौन कौन है, लेकिन इन जुड़वे भाइयों के पास एक प्रतीकता था। एक दिन राजा और रानी उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे और तभी प्रणीत खेलते हुए उसके पिता को छूता है और बस राजा गोपाल वर्मा सोने का प्रतिमा बन जाते हैं। ये देख रानी आश्चर्यचकित हो जाती है। हाय भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया? मेरे बेटे के छूने के कारण वो ऐसे प्रतिमा कैसे बन गए? ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होती है और रो देती है। इतने में प्रवीण भी खेलते हुए उसके पिता को छूता है और ठीक तब उसके पिता वापस पहले जैसे बन जाते हैं। ये सब देख रानी दंग रह जाती है। अरे, मैं ऐसे प्रतिमा कैसे बन गया और वापस मैं इंसान कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के ऐसे पूछने पर रानी उन्हें सब कुछ समझाती है। जब पति पत्नी बात कर रहे थे, वो देखते हैं कि प्रणीत प्रवीण को छूने जाता है और छूने के बाद प्रवीण को कुछ नहीं होता है और ये देख राजा रानी आश्चर्यचकित होते हैं। देखा आपने, ये तो कोई जादू ही लगता है जी। शायद हमारे बच्चे जादुई जुड़वे हैं, क्योंकि प्रणीत जो कुछ भी छूता है वो सोने में बदल जाता है और जब प्रवीण उन चीजों को छूता है तो वो पहले जैसे बन जाते हैं। पर आपने क्या ये देखा है कि प्रणीत जब प्रवीण को छूता है तो उसे कुछ नहीं होता है? तुम ठीक कह रही हो अवंतिका। प्रणीत के छूने पर सब कुछ सोने में बदल जाता है और प्रवीण के छूने पे वो सारे पहले जैसे बन जाते हैं। प्रवीण के अंदर ये शक्ति मौजूद होने के कारण ही प्रणीत के छूने पर भी प्रवीण को कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मुसीबत ये शुरू करते हैं उसका खत्म भी यही कर पाएंगे। लेकिन अब से हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें प्रवीण को कुछ भी छूने से मना करना होगा और किसी और को उन्हें छूने से रोकना होगा। बच्चों के बड़े होने के बाद हम उन दोनों को ये चीज समझा देंगे। तब तक हमें इनका ख्याल ध्यान से रखना होगा। ठीक है जी। और तब से अवंतिका और राजा उनके जादुई जुड़वों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। प्रणीत और प्रवीण दिखने में भला जुड़वे ही क्यों ना हो, उन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। प्रणीत किसी से भी दोस्ती नहीं करता था, लेकिन प्रवीण के बहुत सारे दोस्त थे। प्रणीत को मिठाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रवीण को मिठाई से बहुत प्यार है। प्रणीत लालची था, लेकिन प्रवीण दयालु था और सबकी मदद करता था। कुछ साल बाद प्रवीण और प्रणीत दोनों बड़े होते हैं। सारी शिक्षाओं में सफल होके वो अपने माता पिता की सहायता करते हैं। एक दिन जब उसके दोनों बच्चे उनकी माँ का सहायता कर रहे थे, तो राजा उनको देखते हुए ऐसे सोचते हैं, प्रणीत लालची है मगर और ऊपर से मेरी बीवी को उससे बहुत प्यार है। अगर मैंने जायदाद की बंटवारा अभी नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे गुजर जाने के बाद प्रणीत वो सारा जायदाद अकेले लूट कर ले जाए। इससे पहले ये हो, मुझे अभी मेरे इस अच्छे हालत में ही जायदाद का बंटवारा करना होगा और वो भी समान रूप में। बेटा प्रणीत, बेटा प्रवीण, इधर आओ। जी पिताजी, आ रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, कुछ मदद चाहिए थी आपको? कुछ नहीं बेटा, इससे पहले कि तुम दोनों में इस बात पे झगड़ा हो जाए, मैंने फैसला लिया है कि अभी के अभी मैं मेरे जायदाद को समान रूप में बांटकर तुम दोनों को दे दूंगा। पापा के जायदाद में ज्यादा हक मेरा ही होना चाहिए और उसका ज्यादा भाग मैं ही लूंगा। इसके लिए कुछ करना होगा। पिताजी,
मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप आपके जायदाद को समान रूप में बांटें। हम दोनों में जो भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है, उसी को आपके जायदाद का ज्यादा हिस्सा जाना होगा। पिताजी, आप वही कीजिए जो भैया कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है, ये जानने के लिए मैं एक परीक्षा रखूंगा। जो भी उसमें जीतता है, उसी को ज्यादा हिस्सा लेने का हक है। तुम दोनों सारी शिक्षाओं में सफल हुए हो, इसीलिए जो परीक्षा अब मैं रखने जा रहा हूँ वो तुम्हें आसान लगेगा। परीक्षा ये है कि मैं तुम दोनों को 2 घोड़े दूंगा। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा दूर इस पर जाकर सूर्यास्त के पहले घर लौटेगा, वही जीतेगा। मैं तुम दोनों को घड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों को वक्त का पता नहीं चलना होगा। और इतना ही नहीं प्रणीत, तुम रास्ते में किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, ना ही किसी को छुओगे तुम। ये कहकर राजा उनके दोनों पुत्रों को उनके बचपन की घटना के बारे में बताते हैं। क्या मैं जिसको भी छूता हूँ वो सोने की प्रतिमा बन जाते हैं? हाँ, इसीलिए तुम्हें इस बात को याद रख के पेश आना होगा। जी पिताजी, मैं किसी को भी नहीं छूऊंगा। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पे सवारी के लिए निकल जाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी इस घोड़े को भगाना होगा, तभी प्रवीण से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए प्रणीत तेजी से उसका घोड़ा चलाता है। मुझे घोड़े को ऐसे ही चलाना होगा। जब गर्मी बढ़ जाएगी, मैं घर के लिए वापस निकलूंगा, तभी मैं सूर्यास्तम के पहले पहुंच पाऊंगा। दोपहर को प्रवीण उसके सोच के अनुसार ही अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़कर घर की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ प्रणीत उसके घोड़े को भगाते हुए बहुत दूर चले जाता है। प्रणीत, प्रणीत! हाँ, ये क्या, किसी ने मुझे बुलाया? ये सोचते हुए प्रणीत उसके चारों ओर देखता है। कौन है वो जिसने मुझे बुलाया? ये कहते हुए वो उसके चारों ओर देखते रहता है। प्रणीत, हमने तुमको बुलाया है। ये कहकर कुछ ही दूर में 3 आईना प्रकट होते हैं। हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे घोड़े को भगाने के कारण ही हम पे जो सालों से मिट्टी थी वो मिट गई। तुम्हारे ही कारण हम वापस आईने बनकर प्रकट हो पाए हैं। आईने बात भी कर सकते हैं? मुझे तो नहीं पता। हम सिर्फ बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अनगिनत सोना दो। ऐसे मांगने के तुरंत बाद प्रणीत के सामने ढेर सारा सोना प्रकट होता है। अरे वाह, ये तो सच में सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो इन आईनों को मेरे पास ही रखना होगा, इसीलिए इन्हें मैं मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगा। ये सोचकर वो उन 3 आईनों को ध्यान से उसके घोड़े पे लगाता है और ठीक उनके साथ ही सोने का वो खजाना भी घोड़े पे रख के चलाता है। हाय भगवान, इन आईनों के चक्कर में तो मैं सब कुछ भूल ही गया। सूर्यास्तम होने वाला है, मुझे जल्दी घर लौटना होगा। शाम होते ही प्रवीण उसके घर पहुंच जाता है और उसके भाई प्रणीत का इंतजार करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रणीत बहुत थक जाता है। अरे यार, मुझे तो इस घोड़े को चलाने का भी ताकत नहीं है। अब मैं क्या करूं? तब उसे अचानक उन आईनों के बारे में याद आता है, तो वो उन 3 जादुई आईनों को बाहर निकालता है। उनसे मांगते ही वो तुरंत उसके घर में प्रकट होता है। प्रणीत को वहां आते देख उसके पिता राजा गोपाल वर्मा उसके पास जाते हैं। प्रणीत, इस परीक्षा में प्रवीण तुमसे पहले आया और इसीलिए वही जीता और जायदाद का ज्यादा हिस्सा भी उसी को मिलेगा। ये नहीं हो सकता और मैं ये होने नहीं दूंगा। काश प्रवीण भी मेरे छूने से सोने की प्रतिमा बन जाता। ये सारा जायदाद मेरा ही बनता तब, लेकिन अब वो नहीं कर सकता हूँ मैं।
हाँ, लेकिन मेरे पास जादुई आईने हैं जो मैं कुछ भी मांगू पूरा कर देंगे। उनको इस्तेमाल करके मैं प्रवीण से ये सारा जायदाद छीन लूंगा। ये फैसला करके वो उसके जादुई आईने को बाहर निकालकर, पिताजी अब देखिए सारा जायदाद मेरा ही होगा। उसके पिता के आंखों के सामने ही वो जादुई आईने को बाहर निकालकर उनसे मांगने लगता है। इतने में बाकी दोनों आईने भी उसके सामने प्रकट होते हैं। हम हानि पहुंचाने वाले लालची इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। जब पहले हम तुमसे बात करना चाह रहे थे, तुमने तो हमें पूरी बात भी कहने नहीं दिया। जो भी हमसे हानिकारक लालची इच्छा मांगते हैं, वो वापस उन्हीं पे चलता है। उनके ऐसे कहने के तुरंत बाद प्रणीत सोने की प्रतिमा में बदल जाता है और इतना ही नहीं, वो 3 जादुई आईने गायब हो जाता है। अरे रे, मेरा भाई ऐसे सोने की प्रतिमा में कैसे बदल गया? मुझे उसे बचाना होगा। भागते हुए प्रवीण उसके भाई प्रणीत के पास जाता है और उसे छूते ही प्रणीत वापस पहले के जैसे बन जाता है। प्रवीण, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम इतने दयालु और अच्छे हो कि मेरे इतना करने के बाद भी तुमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझ पे गुस्सा भी नहीं दिखाया तुमने। आज जो तुमने मेरे लिए किया है, उससे मुझ में बहुत बदलाव आ गया है। आगे से मैं कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं करूंगा। ये कह के वो दुखी होता है। प्रणीत, तुम बुरा मत मानो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो वही ठीक है। पिताजी की इच्छा के प्रकार ही जायदाद को आधे आधे हिस्से में बांटते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे वो दोनों उनके पिता के जायदाद का आधे में बंटवारा करके हमेशा के लिए खुश रहते हैं।